ऊपर की गर्मी है, नीचे खाद की गर्मी है। आप पौधा जैसे ही डालोगे वैसे मर जाएगा। पौधा कैसा होना चाहिए, उसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये मेन तना जितना जल्दी भागता है उतना आपको लॉस है। तो एक हफ्ते में 3 फूल मतलब एक ही पौधे पे 30-30 फल आने की संभावना रहती है। तो एक पौधे को 25 लीटर पानी चाहिए, मतलब चाहिए। या तो आप हर रोज 1-1 घंटा पानी डाला तो 3 दिन से दिया नहीं, चौथे दिन आप सीधा 3 घंटे पानी देते हो। ऐसा नहीं करना है। प्रोडक्शन बहुत देने की काबिलियत है इसमें। मेरे कई किसान भाइयों ने, मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि 5-5 लाख का भी लौकी बेचा है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम यहाँ पे आए हैं जहाँ पे लौकी का फील्ड है। यहाँ पे ट्रेलिंग सिस्टम से, मतलब ये मंडप नहीं बनाया है, ट्रेलिंग सिस्टम से किया है। और ट्रेलिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ये सिर्फ एक तार लगाया है। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि लौकी की खेती कैसे करते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले, उसकी क्वालिटी मिले और बढ़िया क्वालिटी का आपको बढ़िया से प्राइस मिले। कब प्लांटिंग करते हैं तो कब लौकी का रेट ज्यादा मिलता है, वो भी एक बात करेंगे आपसे। और दूसरा कि उसको प्लांटिंग के लिए बेसिक जरूरतें क्या है, तो एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। हम शुरुआत करते हैं जमीन की तैयारी कैसे करते हैं। अभी इसमें कैसे तैयारी की थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्लॉट है उसको पहले तो प्लाविंग किया गया समर में, मतलब जैद की सीजन में, अप्रैल के मंथ में। और प्लाविंग करके उसको 1 महीना छोड़ा गया। उसके बाद में उसको रोटावेटर लगा के प्लेन कर दिया। और प्लेन करने के बाद 7 फुट के डिस्टेंस पे एक लाइन बनाई गई। और वो लाइन मार्किंग लाइन थी। और उस मार्किंग लाइन पे बहुत अच्छी तरह से फर्टिलाइजर डाला, जिसमें पहले नंबर आता है डीएपी का, जो 1 एकड़ में 1 बैग लगाई है। पोटास का, जो 1 एकड़ में 1 बैग लगाई है। और तीसरा आता है संचार। संचार को लगाया है 1 एकड़ में 20 किलो। और उसके साथ में सल्फर भी डाल चुके हैं, तो सल्फर लगाया है 6 किलो। तो ये सब पूरा का पूरा लाइन पे डाल दिया। फिर वो बेड में मिक्स करने के बाद वो बेड बना दिया। और बेड बनाने के बाद उसके ऊपर ड्रिप लाइन लगा दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किसान भाई ने बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ पे डबल लेटर लगाई है, क्योंकि लौकी को पानी थोड़ा ज्यादा चाहिए। पत्ता बड़ा है, ट्रांसपीरेशन एवापोरेशन ज्यादा होता है, तो उसको पानी ज्यादा चाहिए, तो डबल लगाई है। उसके बाद उसमें पूरा का पूरा मल्चिंग बिछा दिया। मल्चिंग लगाने के बाद 3 फीट पे एक एक होल किया गया और उस होल में एक एक बीज प्लांटिंग किया गया। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि ये 7 फीट रखा है, यहाँ पे 3 फीट रखा है। सामान्यतः किसान जब ओपन फील्ड में करते हैं और ड्रिप मल्चिंग वगैरह नहीं है और जमीन पे करते हैं तो 6x2 में लगाते हैं, 6x1.5 फीट में भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा किया गया है और इसका प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बाद में बताता हूँ। पौधा बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए, लंबे अरसे तक चलना चाहिए, इसके लिए ऐसी मैनेजमेंट की है कि 7 फुट बाई 3 फुट किया है। अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में करते हो तो 1 एकड़ में, मतलब जमीन पे करते हो, या तो 6x2 में करते हो या तो 6x1.5 में करते हो, तो तकरीबन आपको 300 से 400 ग्राम बीज लगेगा। इस सिचुएशन में आपको सिर्फ 250 ग्राम बीज लगेगा। तो बीज थोड़ा यहाँ पे कम चाहिए क्योंकि 7x3 फीट पे है। लौकी का बीज का जर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है और आप अच्छी कंपनी का लेते हो तो और भी बढ़िया रहता है। बेसल में फर्टिलाइजर डाल दिया, ड्रिप डाल दिया, मल्चिंग डाल दिया। तो किसान भाई अभी हम प्लांटिंग से शुरू करते हैं। ये जो खेत आपको दिख रहा है वो 7 फीट बाई 3 फीट में लगाया है। 7x3 का मतलब ये होता है 7 तारीख 21 स्क्वायर फीट में एक बीज आता है। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है। और तो 43,500 स्क्वायर फीट में कितने पौधे आएंगे? तकरीबन 2000 से 2050 बीज आएंगे। लेकिन बॉर्डर निकलती है, कुछ रास्ता वगैरह होता है, तो ये सबको मिला के तकरीबन आप 2000 गिन के चलो। जर्मिनेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो 100 पौधे आपको ज्यादा बनाने पड़ते हैं। तो इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला नंबर पे आप एक काम कर सकते हो, बाहर ट्रे में या तो कप में बीज को जर्मिनेशन करवा दो। और यहाँ पे होल जब बन जाता है, पानी बराबर चल जाता है, तो आपको उस टाइम पे प्लांटिंग करना है। तो बेसिकली आप जब समर में प्लांटिंग करते हो, इसको मॉनसून से पहले, मतलब पहली बारिश आने से पहले प्लांटिंग किया था, मतलब जून महीने के पहले पखवाड़े में प्लांटिंग किया है। तो उस टाइम पे गर्मी ज़्यादा होती है, आप सीधा प्लांटिंग करते हो। और इसकी ये जो मल्चिंग है उसकी भी गर्मी होती है, आपने खाद डाला है उसकी भी गर्मी होती है, तो पौधे ज़्यादा मरने की संभावना रहती है। तो आपको क्या करना है, बाहर जो पानी पीने का ग्लास होता है उसमें आप प्लास्टिक के कप में आप ग्रो कर सकते हो, या तो ट्रे, बड़ी वाली ट्रे आती है उसमें ग्रो कर सकते हो। और वो ग्रोइंग करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांसप्लांटिंग करना है। ग्रोइंग का मीडिया का बात भी हम कर सकते हैं कि उसमें जहाँ पे लौकी आप लगा रहे हो बीज, तो वहाँ पे आपको 50% आप कोकोपीट ले सकते हो, कुछ 10% से 15% तक ऑर्गेनिक मैटर ले सकते हो, बाकी की मिट्टी डाल सकते हो। बलुई मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, और थोड़ा सा क्ले पार्टिकल भी होना चाहिए, वैसा करके आप प्लांटिंग कर सकते हो।
लेकिन याद रखिए जब आप कोकोपीट ले रहे हो तो 2000 बीज के लिए जो कोकोपीट आपने कलेक्ट किया है उसको आपको 100 लीटर पानी में 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट डालना है, बराबर। और उसमें कैल्शियम नाइट्रेट में आपको डुबाना है, फिर ज़्यादा पानी डाल के वो पानी को बहा देना है बाहर की साइड, क्योंकि कोकोपीट आप जो लेते हो उसमें बहुत सारी अशुद्धि होती है जो कैल्शियम नाइट्रेट से साफ हो जाती है। और कैल्शियम नाइट्रेट का जो कैल्शियम है वो कोकोपीट के साथ चिपका रहता है, तो वो आपको फर्टिलाइजर के तहत काम भी लगता है। तो कोकोपीट, कोई भी सेंद्रीय पोषक तत्व और उसके बाद में मिट्टी, ये तीन मिक्स करके आप अच्छे से रेशियो मिक्स करके आप बीज को ग्रो कर सकते हो। और प्लांटिंग से 3 दिन पहले आपको इसमें पानी चला देना है, बराबर पानी आपने चला दिया। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, 2 दिन तक प्लांटिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने होल बना भी दिया है, पानी ज़्यादा चला दिया है, तो पानी अंदर से गर्म होगा, भाप बनेगी, ऊपर की गर्मी है, नीचे खाद की गर्मी है, ऊपर से मल्चिंग की गर्मी है, आप पौधा जैसे ही डालोगे वैसे मर जाएगा। तो वैसा नहीं करना है। प्रोसेस ऐसी है, बहुत सिंपल है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपने खाद डाला था, खाद के ऊपर आपने बंड बनाया है, मतलब पाड़ा बनाया है, पाड़े के ऊपर आपने ड्रिप डाली, ड्रिप के बाद मल्चिंग डाला। ये बंड को, ये पाड़ा को अच्छी तरह से आप भिगो दो और फिर होल करके उसको 2 दिन रहने दो, ताकि पाड़ा के अंदर जो गर्मी है, ऊपर की गर्मी, मल्चिंग की गर्मी और खाद की गर्मी, वो गर्मी बाहर निकल जाए होल में से, बराबर। आपको गर्म नहीं लगना चाहिए। तो अगर आप उंगली डालते हो गर्मी अभी है तो अभी और 1 दिन ठहरो, बराबर, थोड़ा ज़्यादा पानी दे दो। उसको ठंडा होने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं, ज़रूरत पड़े तो चौथा दिन भी करो। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप प्लांटिंग करते हो। जैसे मैंने बताया 7x3 में आपको प्लांटिंग करनी है, तो उस तरह से आप प्लांटिंग कर दो। पौधा कैसा होना चाहिए? जब प्लांटिंग करते हो 4 से 6 पत्ते का होना चाहिए, हेल्दी पत्ते, तना मजबूत होना चाहिए। ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही उसके बाद में उसका ग्रोथ शुरू होता है। जैसे यहाँ पे ग्रोथ शुरू हुआ है, तो ये तकरीबन अभी 50 दिन की फसल हो चुकी है। इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गया है, कहीं-कहीं पे फ्रूटिंग भी शुरू हो गया है। उसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे करना है? आप देख रहे हो कि सभी पत्ते लगभग तंदुरुस्त है और वृद्धि विकास भी बहुत अच्छी तरह से, बढ़िया से हो रहा है। तो आपको क्या-क्या करना है उसका 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहले आते हैं न्यूट्रिशन के पॉइंट पे। न्यूट्रिशन का जो पॉइंट है, इसमें जैसे ही खाद देते हो ये भागता है, तो ये मेन तना जितना जल्दी भागता है उतना आपको लॉस है। मेन तना जल्दी-जल्दी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि मेन तने पे क्या होता है, ज्यादातर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों आते हैं। तो आपको क्या होगा, मेन तना बढ़ता रहता है तो मेल फीमेल आता रहेगा, तो आपको प्रोडक्शन कम आएगा। इसलिए आपको जब ये जमीन से लेके ऊपरी तार तक पहुंच जाए, तब तक ये वाली टीप है मेन तने की, वो तोड़ देनी है। कब तोड़नी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जमीन से गिनना शुरू करो, पहली गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, इसको गांठ बोलते हैं जहां से पत्ता निकला है। ये नोड बोलते हैं और ये नोड बोलते हैं। नोड के बीच में इंटर नोड बोलते हैं, बराबर। तो ऐसी नोड या गांठ आप गिनते हो, 1 2 3 4 5 11 तक गिनना है, 11 तक रखना है और ऊपर से तोड़ देना है। 12वीं जो आती है वो आपको तोड़ देनी है। ये प्रोसेस जब आप करते हो तो पहले तो फीमेल फ्लावर आएगा या मेल फ्लावर आएगा, बराबर, लेकिन फिर उसकी जो डालियां निकलेगी नीचे से 1 2 3 4 5 के बाद जो डालियां निकलेगी, डालियों के ऊपर जो फ्लावर आएंगे वो फ्लावर परफेक्टली फीमेल फ्लावर आएंगे, हर्माफ्रोडाइट भी आएंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फल मिलने की संभावना बढ़ेगी। ये सब आप करते हो तो एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, लौकी बहुत वजनदार फल है। मानो कि हमारी एक वरुण करके वेराइटी है, उसका 800 से 900 ग्राम पिकिंग का वेट है, और 800-900 ग्राम पे आप पिकिंग नहीं करते हो, हार्वेस्टिंग नहीं करते हो, तो उसका वजन किलो, 1.5 किलो, 2 किलो तक होने की संभावना है। ये बात अलग है कि 2 किलो वाली चलती नहीं। और दूसरा एक बात मैं बता दूं आपको कि लौकी का फल लगने के बाद बहुत जल्दी जल्दी फल बढ़ता है। मानो कि आपको सोमवार को पिकिंग करना था, बारिश आई, आपने पिकिंग नहीं किया, फिर मंगलवार बुधवार को आपको पिकिंग करना था, आपने नहीं किया, मार्केट में रेट नहीं है, तो ये वजन बढ़ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा नीचे आने की संभावना रहती है। इसलिए यहाँ पे किशन भाई ने बहुत अच्छा आइडिया लगाया है। मैं एकदम शॉर्ट में बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे 2 तार लगाना है, एक यहाँ पे तार लगाया है, एक दूसरा ऊपर तार लगाया है। ये जो स्टिक लगाई है, बाम्बू स्टिक भी लगा सकते हैं या ऐसी मजबूत नीलगिरी की भी स्टिक लगा सकते हैं। उसको हो सके तो कलर कर दो, और नीचे जहाँ पे जमीन में गाड़ रहे हो वहाँ पे केरोसिन लगा दो, या तो वो काला रोड बनाने का जो मटेरियल आता है, डामर, जिसको बोलते हैं डामर, भी आप लगा सकते हो। और बॉर्डर पे सीमेंट का पोल लगाना है। सीमेंट का पोल ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसको मजबूती प्रदान करेगा। ये सब करने के बाद दोनों तारों के बीच ऐसा धागा बांधना होता है। ये धागा बहुत मजबूत है, वैसा पतला दिखता है लेकिन बहुत मजबूत है। तो ये मजबूत वाला धागा लगाना है आपको, जिसमें आपको ये जो नया ग्रोथ है उसको आपको फंसाते जाना है, तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा, तो एक दीवार की तरह चलेगा।
ये मजबूती देता है, पौधे को गिरने नहीं देता, दवाई वगैरह स्प्रे करने में इजी रहता है, फर्टिलाइजर वगैरह स्प्रे करने में इजी रहता है, पिकिंग करने में इजी रहता है, ड्रेंचिंग करना तो उसके लिए इजी रहता है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। ये बनाने के बाद ऊपर से सपोर्ट करने के लिए ऐसे तार ऊपर भी लगाना पड़ता है कि वैसे क्रॉस में भी एक एक तार लगाना पड़ता है। ये 10 फीट पे लगाया है और यहाँ पे 7 फीट पे आता है। 10 बाई 7 फीट में एक का स्टिक आता है मजबूत वाला। मार्केट में इसका रेट 30 से 40 रुपया। और ये तार का खर्चा भी आप देख सकते हो, ज्यादा खर्चा होता है और सीमेंट पोल का भी खर्चा होता है। कुल मिला के ये स्ट्रक्चर आपको 70,000 से लेके 75,000 का गिरेगा। ज्यादा थोड़ा मजबूत लेते हो तो 1 लाख का भी हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर 3 साल तक चलता है अगर अच्छी तरह से आप मेंटेन करते हो तो। या तो कम से कम 5 फसलें ले सकते हो आप, बराबर 6-6 महीने की गिनो तो आप 5 फसलें ले सकते हो। ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। अभी इसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। पहले आपने बेसल में तो डाल दिया है, लेकिन अभी ग्रोथ हो रही है तो आपको ड्रिप में फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। 3 सीजन में अलग अलग बात करता हूँ मैं। अभी जैसे फार्मर ने लगाया है, आज 50 दिन हुए हैं, मतलब जून के पहले पखवाड़े में लगाया है समर में, फिर बारिश आती है तो बारिश में इसका वृद्धि विकास आप देख रहे हो कि कितना हो गया है, मतलब सिर्फ 50 दिनों में पूरा का पूरा फैल चुका है। तो ये सिचुएशन में आपको नाइट्रोजन कम से कम देना है, यानी कि आपको यूरिया नहीं देना है। जरूर पड़े तो एमोनियम सल्फेट, और एमोनियम सल्फेट से भी अच्छा है आप कैल्शियम नाइट्रेट दो। सभी लोग ऐसा मानते हैं, सभी लोग करते हैं कि भाई कैल्शियम नाइट्रेट फलों के लिए होता है तो बाद में देना है, लेकिन यहाँ पे मैं पहले रिकमेंडेशन करता हूँ, क्योंकि ये मजबूती जो है, ये पत्ता आप देख रहे हो कितना बड़ा है और इसका जो स्टेम है वो भी बहुत बड़ा है, उसके ऊपर ज्यादा लौकी लगनी है, ज्यादा वजनदार फल लगने हैं। अगर आप पहले से उसको मजबूत बनाते हो तभी उसके ऊपर ज्यादा फल आएंगे। और मजबूती प्रदान करता है कैल्शियम, तो कैल्शियम आपको पहले ही डालना है। कितना डालना है? तो 1 एकड़ में 5 किलो डाल देना है, उसके साथ बोरोन 250 ग्राम डाल देना है। उसके 3-4 दिन के बाद आप फॉस्फोरस का डोज शुरू कर सकते हो। फॉस्फोरस में आपको 1261 देना है। अभी 1261 क्यों? क्योंकि 1261 जो फर्टिलाइजर है वो ग्रोथ तो करवाता है और साइड में ब्रांचिंग भी करवाता है। तो जैसे जैसे फर्स्ट टू फर्स्ट ग्रोथ होगा, उसके साथ डालियां भी आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, मानसून में ज्यादा ग्रोथ होता है, तो आपको 05234 देना है। तो आपका ग्रोथ थोड़ा रुक रुक के चलता है और डालियां जल्दी जल्दी डेवलप होनी शुरू होती है। जो भी फर्टिलाइजर बोला, आप 1 हफ्ते में 5 किलो ही देना है, ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि बेसल में आपने डाल के रखा है। ये टोटल आपको 5 से 6 हफ्ते देना पड़ेगा, तब तक फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अभी बात कर रहे हैं ग्रोथ की। अभी ये मैंने मानसून की बात की। अभी यही बात अगर आपको लौकी प्लांटिंग किया हुआ अक्टूबर में, तो अक्टूबर में ग्रोथ कम रहती है। तो आपको लगता है कि आप अक्टूबर में प्लांटिंग करने जा रहे हो, ग्रोथ रुकी रहेगी, विकास होगा नहीं, तो आप पहले से इसमें दूसरा फर्टिलाइजर भी डाल सकते हो। जैसे मैंने संचार डीएपी वगैरह बोला, तो उसकी जगह पे आप भूमिका डाल सकते हो। भूमिका से ग्रोथ जल्दी होती है। और समर में प्लांटिंग करते हो तो सेम मानसून जैसा हाल होता है, खरीफ जैसा ही हाल होता है, ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो मैंने ग्रोथ के बारे में 2-3 चीजें बताई कि सीजन के आधार पे आपको ग्रोथ अलग अलग पैटर्न में मिलेगी और आपको विंटर में एक चेंज करना है, भूमिका डाल देना है, तो उससे ग्रोथ ज्यादा होगी। मानसून में कर रहे हो तो अभी भूमिका मत डालो, जब जरूरत पड़ेगा तो ऊपर से स्प्रे कर लेंगे। अभी आप सोचो कि ऐसा बादल छाया हुआ है, सूर्य प्रकाश पूर्णतया नहीं आता, इसको सूर्य प्रकाश बहुत चाहिए। वो कुदरती तौर पे भगवान उसको बड़ा पत्ता देता है। जिसको सूर्य प्रकाश की कम आवश्यकता होती है, उसको पत्ता छोटा होता है। तो आप देख सकते हो कि बहुत घने जंगल होते हैं, वहां पे पत्ते बड़े बड़े होते हैं पेड़ों के, बराबर, और ग्रीनरी भी ज्यादा रहती है। ज्यादा से ज्यादा सूर्य प्रकाश को ले ले, ग्रहण कर ले। तो अभी ये प्रॉब्लम आएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपने फर्टिलाइजर डाला है, बायोस्टिमुलेंट भी डाला है, सब कुछ डाल चुके हो, फिर भी ग्रोथ नहीं होता। इस समय पे अगर आपको ग्रोथ जल्दी करवानी है, फ्लावरिंग करवानी है, तो आपके लिए है पिक बूस्टर। पिक बूस्टर बहुत बढ़िया चीज है। पिक बूस्टर ऐसी चीज है कि जो फोटोसिंथेसिस कराने वाले जो ग्रीन मटेरियल है इसमें, बराबर, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसको बढ़ावा देते हैं। और साथ ही साथ में आपको पोषक तत्व के स्वरूप में माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैग्नीशियम देना आवश्यक है। मैग्नीशियम से कलर आता है और आयरन से कलर आता है, लोह तत्व से। तो वो भी पोषक तत्व की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो वो आप दे दो और ऊपर से पिक बूस्टर का स्प्रे कर दो। इससे क्या होगा कि सूर्य प्रकाश की गैर हाजिरी में भी ज्यादा से ज्यादा सूर्य प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता आएगी इसमें। तो ये क्षमता से फिर वृद्धि विकास होगा। ये चीज आपको समर में करने की जरूरत नहीं है। ये मानसून में कंटिन्यूअसली ऐसे बादल छाए रहते हैं, मतलब सूर्य प्रकाश की मात्रा 50% भी नहीं है, और ऐसा 1 हफ्ते तक चला तो इसका विकास रुक जाएगा। तो आपको पीक बूस्टर यूज करना है।
अभी वृद्धि विकास हो गया तो फ्लावरिंग स्टार्ट होगा। तो फ्लावरिंग स्टार्ट होने से पहले इसमें कौन से पोषक तत्व की जरूरत है वो आपको अभी डालने। एक सामान्य चीज है, बहुत ही सामान्य चीज है, फ्लावरिंग के लिए जिंक चाहिए, मतलब चाहिए। अगर आपने पहले से नहीं दिया है तो अभी देना है। मतलब प्लांटिंग किया उसके 30 से लेके 45 दिन के बीच में, ये 15 दिनों के अंतराल पे जिंक देना ही देना है, बराबर। चाहे आप स्प्रे में दे दो, ड्रिप में दे दो, दोनों में से एक जगह पे आप दे सकते हो। मैं तो कहता हूँ आप ड्रिप में ही दे दो। चिलेटेड जिंक ये आप दे सकते हो 1 एकड़ में 250 से 300 ग्राम, या तो स्प्रे स्वरूप में ले सकते हो। चिलेटेड हो तो 1 ग्राम पर लीटर। जिंक्स कोई बोलता है, कोई जाइनेक्स बोलता है, लेकिन वो अगर हो तो वो भी आपको 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में डाल के स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, जिंक से फ्लावरिंग बढ़ता है, तो वो काम आपका हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको लगता है ये जो पौधा मजबूत नहीं है, तो पहले जैसे मैंने बताया था कि पहले आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना है, तो फिर से एक बार कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन देना पड़ेगा 30 से लेके 45 दिनों के बीच में। और जब कैल्शियम नाइट्रेट दे रहे हो तो बोरॉन देना ना भूले। उसके साथ 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ 250 ग्राम बोरॉन देना आवश्यक है। ये मैंने फंडामेंटली एक बेसल डोज बताया है कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। आपके खेत में अगर डेफिशिएंसी आती है, मतलब जो नया विकास है, इसमें आप देख सकते हो कि पूर्णतया पत्ते जो है वो तंदुरुस्त है, नॉर्मल सिचुएशन है, ये ग्रोथ नॉर्मल है। कैल्शियम और बोरॉन का जब डेफिशिएंसी आता है तो ये अच्छी तरह से विकास नहीं होता, ये चूड़ा मूड़ा हो जाता है। तो आपको उस टाइम पे ज्यादा कैल्शियम और ये बोरॉन डालना पड़ेगा। हो सकता है आप चिलेटेड स्वरूप में भी डाल सकते हो, कैल्शियम चिलेटेड का स्प्रे भी कर सकते हो, और कैल्शियम चिलेटेड जमीन में भी दे सकते हो। लेकिन आपको कैल्शियम नाइट्रेट 5-5 किलो एक हफ्ते में एक बार दिया तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। और एक बात बाकी है, ये बहुत ज्यादा फूल पैदा करता है, उसमें आपको पता नहीं है कि नर फूल कौन से है, मादा फूल कौन से है, कहाँ पे आता है। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि 11वें नंबर पे तक रखना है, 12वां तोड़ देना है तो साइड से बढ़ेगा। अभी आप समझो कि नीचे से 5 को आपने छोड़ दिया है या तो बढ़ने दिया है, तो टोटल 10 डाली चलेगी। कितनी? 10 डाली। 12वें पे रुक जाएगा, नीचे का एक नहीं देगा आपको। तो 5 से लेके 10 तक डालियां बनेगी। आपको टोटल नहीं बनानी है, यहाँ किसान ने छोड़ दिया, सभी डालियां विकास होने दी है, लेकिन ऊपर से 5 डाली का भी विकास आप चालू रख सकते हो। उसको 2G कटिंग बोलते हैं, बराबर। कि पहला आपने कटिंग कर दिया, नीचे से कटिंग कर दिया और 5 छोड़ा, उसको 2G कटिंग बोलते हैं। कोई 3G कटिंग भी करता है, कोई 4G भी करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1G कटिंग किया है, ऊपर से कटिंग कर दिया है, ये डालियां बढ़ रही है। समझो 10 डाली विकास हो रही है, 10 डाली पे हर हफ्ते में एक फूल आता है, तो हर हफ्ते में एक पौधे पे 10 फूल आएंगे। और जब स्पीड ग्रोथ होगा तो एक हफ्ते में 2 फूल भी आते हैं, कभी कभी 3 भी आते हैं। तो एक हफ्ते में 3 फूल, मतलब एक ही पौधे पे 30-30 फल आने की संभावना रहती है। इस सिचुएशन में आपको एमिनो एसिड भी देना जरूरी है। एमिनो एसिड जैसे फ्लोरेंस दे सकते हो आप। फ्लोरेंस में प्योर एमिनो एसिड है जो फूल आने की घटना को बढ़ावा देता है। या तो आप फ्लोरोफिक्स भी दे सकते हो, जिसमें भी एमिनो एसिड है, वो भी फूल आने की घटना को बढ़ावा देगा। और आपका फूल गिर रहा है या तो आ ही नहीं रहा है, चिलेटेड जिंक लेते हो तो 1 ग्राम पर लीटर, और फ्लोरोफिक्स उसके साथ में लेते हो तो वो भी 1 ग्राम पर लीटर, दोनों 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो। फ्लोरेंस अगर स्प्रे कर सकते हो तो 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो। अभी फ्लावरिंग की बात हो गई, फ्लावरिंग अच्छा आने लगा है, फिर कंटिन्यूस फ्लावरिंग आएगा, कंटिन्यूस बढ़ावा होगा। अभी हम फ्रूट सेटिंग की बात करते हैं, और फ्रूट सेटिंग से लेके हार्वेस्टिंग, मतलब ये कंटिन्यूस चलने वाली फसल है। तो एक बार फ्लावरिंग स्टार्ट होता है तो फ्लावरिंग आता रहता है और फल भी आते रहते हैं और उसका तुड़ाई होता रहता है। ऐसा बगीचा आपने बनाया है तो एक हफ्ते में 2 से 3 तुड़ाई आती है, तो 1 दिन छोड़ के भी आती है और 2 दिन छोड़ के भी आती है। फल आपको लगभग 800 से 900 ग्राम 1 किलो तक के पिकिंग करने हैं, मतलब कि इससे थोड़े बड़े तो आपको मार्केट रेट और वजन भी दोनों साथ में अच्छा मिलेगा। अभी उत्पादन कैसे बढ़ाए, अभी इसमें हम और एक बात ऐड करेंगे कि फ्लावरिंग के समय से लेके अभी तक जहाँ पे भी इसमें कुछ रोग आने की संभावना रहती है, जैसे कि एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज जो रोग है वो पत्तों पे भी आता है, कभी कभी फल पे भी आता है, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जहाँ पे आपके सभी पत्ते नाश होने की संभावना रहती है, और ये कभी भी आता है। तो वृद्धि विकास की कोई भी अवस्था में आने के कारण आपको उसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। वातावरण में नमी ज्यादा होती है, फिर नमी चली जाती है, तो एंथ्रेक्नोज की जो फफूंद है वो एयरबॉर्न रहती है, मतलब हवा में उसके बीजाणु रहते हैं, वो आके डेवलप होना शुरू कर देते हैं।
और फिर उसमें पत्तों के ऊपर धब्बे पड़ना शुरू होते हैं और धब्बे जो होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े मतलब मूंगफली के दाने के आकार के होते हैं और कभी कभी फल पे भी आने की संभावना रहती है। ये जो धब्बे होते हैं उसका एक कैरेक्टर होता है कि वो लगभग गोल नहीं होता, लंबगोल होता है, लेकिन गोलाई नहीं होती, उसके कोने थोड़े रहते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि बीच में से वो गिर जाता है, मतलब तो छेद जैसा दिखता है आपको। तो नॉर्मली पत्ते के ऊपर जो धब्बे होते हैं वो ब्राउन, वो रंग के आसपास में एक पीला रंग होता है। ये जब बढ़ता है तो पीला रंग भी ऐसे गोल गोलाई में बढ़ता है और बीच में से सूख जाता है और नीचे गिर जाता है। कभी ऐसा नहीं भी होता, लेकिन नंबर ऑफ स्पॉट और धब्बों की संख्या एक पत्ते पे ज्यादा रहती है, जैसे फल पे भी ज्यादा रहती है। फल सड़ जाता है उससे ही। इस रोग को नियंत्रण पे लेने के लिए आपको बहुत सामान्य उपाय में बताता हूँ। TMT-70 वो आपको 578.94 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। 150 से 200 लीटर पानी में जो मैंने मात्रा बताई उसका घोल बना के आपको छिड़काव कर देना है। सभी पत्तों पे गिरना चाहिए। ऐसा मॉनसून का सीजन हो तो आपको अच्छा सा स्टिकिंग एजेंट आपको डालना जरूरी रहता है। दूसरा, बहुत अलग अलग तरीके के अलग अलग रोग आने की संभावना रहती है, तो आप सभी रोगों के सामने लड़ने के लिए एक शस्त्र मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप सीजन जैसे चेंज होती है या तो हर महीने में एक बार सिलिकॉन का छिड़काव करें 1 से 1.5 मिली प्रति लीटर पानी, यानी कि आप 200 लीटर पानी ले रहे हो तो आपको 300 मिली तक डालना है ज्यादा से ज्यादा। उससे क्या होगा, ये पत्तों में मजबूती रहेगी और जो फल आते हैं उसमें कलर क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से विकास होगा। सामान्यतः रोग 20, 25, 50% कम आने की संभावना रहती है। अभी फल लगना शुरू हो गए और ये कंटिन्यूअस फल लगते हैं, तो पोषक तत्व कौन से देने चाहिए? अभी पोषक तत्वों में इसमें सबसे ज्यादा जरूरत रहती है पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, सबकी आवश्यकता रहती है। तो अभी आपको ड्रिप के अंदर छोटा सा शेड्यूल है। आपको क्या करना है, पहले राउंड में मतलब आज सोमवार है तो आपको 19-19-19 5 किलो प्रति एकड़ देना है। फिर मंगलवार छोड़ देना है, बुधवार के दिन 13-0-45 5 किलो और 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट देना है। उसके साथ बोरोन आप 100 ग्राम से 150 ग्राम डाल सकते हो महीने में, वो भी एक ही बार। गुरुवार को नहीं डालना है, शुक्रवार को आपको डालना है। मैग्नीशियम सल्फेट और एमोनियम सल्फेट 2-2 किलो प्रति एकड़ और पोटाशियम सल्फेट 0.050 डालना है आपको 5 किलो प्रति एकड़। ऐसा डोज एक दिन छोड़ के एक दिन, जो मैंने वीकली शेड्यूल बताया वैसे चलाते ही रहना है। ऐसा आप चलाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बीच बीच में आप देखते रहिए कि किस पोषक तत्व की कमी आती है, उस पोषक तत्व की कमी के अनुसार आप दूसरा रिकमेंडेशन ले सकते हो कहीं से और उस तरह से आप स्प्रे या ड्रिप में दे सकते हो। समझना, फल ज्यादा लगे हो, आपको रेट ज्यादा है, तो आपको जल्दी जल्दी से फल निकाल के आपको मार्केट में भेजने हैं। मतलब आपको एक हफ्ते में मैंने जैसे बताया 2 से 3 तुड़ाई आती है, उसकी जगह पे तुड़ाई भी ज्यादा चाहिए, कलर क्वालिटी भी ज्यादा चाहिए। तो एक हमारे पास बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर है जो छिड़काव स्वरूप पे दिया जा सकता है, जिसका नाम है HD 0-12-45। तो ये जो पोषक तत्व है वो आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना है। फल बहुत ही जल्दी विकास करेगा और आपको ज्यादा फायदा होगा, कलर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया आएगी। और आपको ऐसा लगता है कि ये बिगड़ रहा है, मतलब ये नया जो सूट है, विकास वाला सूट है, वो बिगड़ रहा है, फल का आकार भी बिगड़ रहा है, तो आपको उस टाइम पे कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करना चाहिए, या तो आपको नैनोविटा कैल्शियम और बोरोन का छिड़काव करना चाहिए। इसी समय पे अगर ऐसा वातावरण है, बहुत ज्यादा बादल छाए हुए हैं और फ्लावरिंग ही कम आ रही है या तो फ्लावरिंग आके गिर रही है, नैनोविटा कैल्शियम और बोरोन का छिड़काव करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका फल का आकार बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, वजन तो बढ़ेगा, साथ में क्वालिटी भी बढ़ेगी और फूल की संख्या भी सही रहेगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। प्रोडक्शन की जब बात कर रहे हैं, एक सामान्य कि आपने कोई भी 2G 3G कटिंग नहीं किया है, सिर्फ 1G किया है, तो आपके कम से कम एक हफ्ते में 5 फल एक पौधे पे से आने की संभावना रहती है। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जब बुआई की थी तो 2000 से 2500 पौधे थे, मानो कि 1500 पौधे भी बच गए आपके। तो 1500 पौधे 5 फल देते हैं, तो टोटल कितने फल हो गए? तकरीबन 7-7.5 हजार फल हो गए। 7-7.5 हजार फल का मतलब क्या होता है कि कम से कम आप 800 ग्राम की वजन गिनो एक फल का, तो भी लगभग 5 से 6 टन वजन आता है। 5 टन एक हफ्ते में आप निकालते हो, मतलब बहुत ज्यादा वजन है। ये प्रोडक्शन ले जाने के लिए आपको मैंने जैसे बताया सिलिकॉन का उपयोग करना है,
कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन, नैनोवीटा कैल्शियम का उपयोग करना है। जमीन में जैसे मैंने शेड्यूल बताया वो भी करना है। तो ये करते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलने की संभावना रहती है। तो ये वाड़ी की बात करूँ मैं, तो ये वाड़ी जून के पहले पखवाड़े में बुआई की थी। अभी फल शुरू होंगे, अभी से लेके 2 महीने के बाद, मतलब तकरीबन अगस्त और सितंबर के एंड में या तो अक्टूबर के महीने में ये वाड़ी बहुत फल दे चुकी होगी। तो एक प्रॉब्लम आता है स्ट्रेस का कि बहुत ज्यादा फल देने से इसका ताकत बहुत कम हो जाता है। तो ये कम ना हो और ज्यादा फल दे, 1 महीना और खींच ले, ऐसा आपको अगर करना है तो आपको इसमें इसकी ताकत बरकरार रहे, इसलिए आपको बायोस्टिमुलेंट देना जरूरी होता है। तो अभी फल आने की अवस्था में आपको देना जरूरी है स्टेलर। स्टेलर में पोषक तत्व भी है, बायोस्टिमुलेंट भी है और जिब्रेलिक एसिड भी है। वो तीन का कॉम्बिनेशन क्या करेगा कि सिर्फ हॉर्मोन्स नहीं है कि बढ़ावा कर देगा। हॉर्मोन्स होता है बढ़ावा कर देता है, लेकिन साथ में पोषक तत्व नहीं मिलते तो पौधा वीक हो जाता है, अपनी जो ताकत होता है वो घुमा देता है। लेकिन स्टेलर में पोषक तत्व भी है, उसमें बायोस्टिमुलेंट भी है और हॉर्मोन्स भी है। तीन साथ रहने से महीने में एक आध बार स्प्रे करो तो आपका प्रोडक्शन बरकरार रहेगा। साथ ही साथ में आपको कलर क्वालिटी भी मिलेगा और पौधा वीक नहीं होगा, आगे जाके भी आपको प्रोडक्शन देता रहेगा। इसमें और भी एक बात है कि इसकी ताकत आपको लगता है कि जब प्रोडक्शन लो हुआ है या तो सीजन चेंज हुई है, बराबर, तो जो मैंने फर्टिलाइजर शेड्यूल बताया उस सिचुएशन में आप वो शेड्यूल में डबल कर दो। लास्ट में मुझे एक बात आपसे कहनी है, जो किसान बहुत गलतियां करते हैं वो पानी में गलतियां होती है। आप ये लौकी को सोचो कि आप 800 ग्राम का फल निकाल रहे हो, बराबर, इसमें तकरीबन 90% पानी है। इसको ऐसा का ऐसा आप सूखा दो धूप में तो ये 1 किलो का लौकी है, सूखने के बाद 100 ग्राम बच जाएगा। एक हफ्ते में 5 टन माल निकल सकता है इसमें। 5 टन मतलब 5000 केजी निकाला। मैंने क्या बताया, 90% पानी। 5 टन का 90% पानी मतलब 4000 लीटर पानी इसमें है। अगर 4000 लीटर पानी इसमें आपने बाहर फेंक दिया तो लगभग 3000 लीटर पानी ये पत्तों में रहता है, तने में रहता है। तो 5 और 3 8000 लीटर पानी हो गया। 8000 लीटर पानी को मेटाबोलाइट करने के लिए, मतलब जमीन में से ट्रांसपोर्ट करने के लिए कम से कम आपको 3 गुना पानी देना पड़ेगा, मतलब 24,000 लीटर पानी देना पड़ेगा, बराबर, तब जाके ये 8000 पानी उठा पाएगा। आपने 24,000 लीटर पानी तो दे दिया, लेकिन कुछ जमीन पी जाएगी, कुछ लीचिंग हो जाएगा, कुछ एवापोरेट हो जाएगा, बराबर, तो उसका भी डबल कर लो तो आपको 50,000 लीटर पानी देना पड़ेगा। इसलिए डबल लेटर लगाइए कि आपको डबल लेटर लगानी पड़ेगी। तो एक पौधे को 25 लीटर पानी चाहिए, मतलब चाहिए, बराबर। और ये तो मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। यही अगर समर में होता है, ज़ैद की सीजन में होता है, तो 25 नहीं 50 लीटर पानी चाहिए एक हफ्ते में, बराबर। और जमीन आपकी बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो और भी डबल कर दो क्योंकि लीचिंग हो जाएगा। 100 लीटर पानी चाहिए एक हफ्ते में, मतलब एक दिन में आपको 15 लीटर पानी देना पड़ेगा एक पौधे को। तो यहाँ पे गलती मत करो, नहीं तो पौधा सूख जाएगा। आप फंजीसाइड का ड्रेंचिंग करते रहोगे और पौधे सूखते रहेंगे। तो आपको एक वापसा कंडीशन मेंटेन करनी है। और जैसे जैसे धूप बढ़ती है, जैसे जैसे उमस बढ़ती है, वैसे वैसे आपको पानी का 10-10 मिनट बढ़ाना है। जैसे जैसे ठंडी का माहौल बढ़ता है, जैसे जैसे सूखा मतलब ड्राई होता है, बादल छाए रहते हैं, तो वैसे वैसे इसका पानी की ज़रूरत कम होता है। तो आपको 10-10 मिनट कम करनी है। अचानक से बंद मत करो, अचानक से ज़्यादा पानी मत दो, बराबर। हो सकता है आपके वहाँ लाइट का प्रॉब्लम हो, 3 दिन तक लाइट आई नहीं, आपने पानी नहीं दिया, बराबर। फिर अचानक आपने सोचा कि मैं हर रोज 5-5 लीटर पानी देता था, या तो आप हर रोज 1-1 घंटा पानी चला दो, 3 दिन से दिया नहीं, चौथे दिन आप सीधा 3 घंटे पानी देते हो। ऐसा नहीं करना है। 1 घंटा पानी देते थे तो सवा घंटा करो, फिर 1.5 घंटा करो, फिर 2 घंटा करो और देखते रहो कि ये रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बराबर। रिस्पॉन्स देता है वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ाओ, बराबर। फिर रिस्पॉन्स देता है अच्छी तरह से सब कुछ है तो 10-10 मिनट कम करो। तो पानी का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मैनेजमेंट किया तो ये पौधा आपका नॉर्मल इस सिचुएशन में, ये वाड़ी जो आपकी पहले 2 महीने वृद्धि विकास और फ्लावरिंग के, बाकी के 3 महीने प्रोडक्शन के, 5 महीना चलना है, आप 7, 8, 9 महीना चला सकते हो। इतना ज्यादा चलता है उतना ज्यादा सीजन आपको मिलता है, उतना ज्यादा रेट का फ्लक्चुएशन आपको मिलता है। मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा रेट मिले कि आपका लौकी 50 रुपये किलो भी बिकता है और आपका लौकी 2 रुपये किलो भी बिकता है। तो जब 2 रुपये किलो बिकता है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने कभी 30 रुपया भी लिया था, कभी 50 रुपया भी लिया था। प्रोडक्शन जब ज्यादा आता है
तो रेट कम हो जाता है। रेट ज़्यादा है तो आपके पास प्रोडक्शन नहीं है। तो आप एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट करके प्रोडक्शन आपने बढ़ाया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट करके आपने जो पौधा, जो वाड़ी आपकी 4-5 महीने चलने वाली थी, उसको 7-8 महीने, 2 महीने एक्सटेंड कर दिया, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो किसान भाइयों, ये था प्रोडक्शन का मैनेजमेंट। लौकी का प्रोडक्शन नॉर्मली 12 से 15 टन, कभी 20 टन भी आता है, कभी 25 टन भी आता है, लेकिन ये जो मैनेजमेंट किया तो 25 टन आने की संभावना रहती है इसमें। बराबर आपने 6-7 महीने से ज़्यादा थोड़ा चला दिया, प्रोडक्शन बहुत देने की काबिलियत है इसमें, और भी ज़्यादा आ सकता है। मेरे कई किसान भाई ने उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन दिया है, लेकिन आप 25 टन भी गिनो आप, और 10 रुपये किलो का भी एवरेज गिनो, तो 1 एकड़ 2 से 2.5 लाख का, 3 लाख का होने की संभावना है। मेरे कई किसान भाइयों ने, मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि 5-5 लाख का भी लौकी बेचा है। लास्ट में रेट कब ज़्यादा आता है, रेट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसका हम देखेंगे। सामान्यतः ऐसा पाया गया है, अभी लौकी का बुआई बहुत होगा, मतलब जून के एंड में, जुलाई में, अगस्त में, फिर उसका वृद्धि विकास होगा और आपका प्रोडक्शन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ज़्यादा आएगा। काफ़ी सारे किसान भाई लेके आते हैं। तो अगस्त सितंबर में एक तो रेट अच्छा रहता है, उसके बाद सभी किसान भाई का मतलब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, तो डिमांड जो है उतनी की उतनी रहती है, तो रेट धीरे धीरे गिरने लगते हैं, तो धीरे धीरे रेट कम हो जाते हैं। लेकिन दूसरा बात करें तो जो रबी की फसल है उसका प्रकृति ठंडा है थोड़ा, तो कम खाई जाती है और कम खपत होती है, रेट भी कम रहते हैं। तो कोई और दूसरा एग्रोनॉमी के हिसाब से देखें, इस फसल को विंटर में मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, रोग भी बहुत आते हैं, जैसे भूखी चारा छछिया बोलते हैं उसको, पाउडरी मिल्ड्यू वो भी ज़्यादा आता है, डाउनी मिल्ड्यू भी ज़्यादा आता है, तो उसका प्रोडक्शन थोड़ा डाउन में रहता है। अगर आपने सितंबर अक्टूबर में प्लांटिंग किया है तो उसका रोग आने का संभावना रबी में ज़्यादा रहता है। लेकिन इसका एक तीसरा जो बुआई है वो काफ़ी सारे किसान भाई करते हैं फरवरी मार्च में। तो फरवरी मार्च वाली जो फसल लगाई हुई है वो जैद की फसल बोलते हैं। जैद के अंदर उसका प्रोडक्शन आता है। अप्रैल मई महीने में जो प्रोडक्शन आता है उसका कंजप्शन ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये ठंडक देने वाला फल है, तो समर में, गर्मियों में खाया जाता है। गर्मियों में थोड़ा मैनेजमेंट भी अलग करना पड़ता है, लेकिन रेट मिल जाता है, प्रोडक्शन मध्यम मिलता है। लेकिन बेस्ट सीजन मेरे हिसाब से अभी की है। अभी आप बुआई करते हो तो आपको सितंबर वाला रेट अच्छा मिल जाता है। कभी कभार सितंबर में रेट गिर भी जाते हैं, लेकिन आप जून के एंड में प्लांटिंग कर देते हो तो अभी आपको अगस्त एंड से लेके सितंबर में रेट आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद पौधा बड़ा होगा, आपके खेत में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो अक्टूबर जैसे आता है, दिवाली का मौसम, उसके बाद शादियों का मौसम आता है, तब जाके इसके रेट वापस बढ़ते हैं, क्योंकि शादियों में इसका यूज़ बहुत है। दोनों तरह का यूज़ है कि इसका हलवा भी बनाते हैं और दूसरा जो है उसका सब्जी भी बनाते हैं। तो शादियों में खपत रहती है, और ये जो शादियों में सब्जी बनाते हैं और हलवा बनाते हैं उसके लिए फल बड़े चाहिए। तो आप एज ए वेजिटेबल बेच रहे हो तो उसको 700, 800, 900 ग्राम का फल बेचते हो। लेकिन जब आप हलवा के लिए या तो शादियों में फल के लिए बेचते हो, सब्जी के लिए, तो ये व्यापारी आपका किलो 1.5 किलो बड़ा फल भी ले जाएगा। तो नॉर्मली प्रोडक्शन आपका ज़्यादा आएगा, रेट भले कम मिलेंगे, और आपका लेबर कॉस्ट भी कम होगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा। तो उस तरह से आप सीजन को सिलेक्ट करें कि आपको कौन सी सीजन में इसका प्रोडक्शन लेना है। तो मेरे हिसाब से जुलाई के फर्स्ट पखवाड़े में, मतलब पहले पखवाड़े में, और या तो जून के लास्ट पखवाड़े में आपको बुआई करते हो तो आपको बेटर रहेगा, इसकी खेती मुनाफेकारक रहेगी। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है, ये मेरा जो अभ्यास है उसके हिसाब से मैंने बताया। किसान भाई, आपका क्या अभ्यास है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। बराबर, हो सकता है कि दूसरे राज्य में किसी फार्मर का कुछ अलग अनुभव भी हो, तो आप जरूर साझा करें हमारे किसान भाइयों के साथ। तो किसान भाइयों, ये जो हमने बुआई से लेके आपको प्रोडक्शन लेने के लिए कौन सी सीजन पसंद करना है, वो सभी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा, आपको उससे 2 क्विंटल 2 टन ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। फिर भी आपको कोई प्रश्न आते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में डालिए। और इसमें जो है, यही जो सिचुएशन है वो सिचुएशन दूसरी भी फसलों में लागू होती है, जैसे बेल वाली फसलें हैं। मैंने जैसे बताया, ये लौकी का, आपको खीरा, काकड़ी, करेला, तुरई वगैरह के बारे में जानना है तो आप ज़रूर आप कमेंट में डाल सकते हो, हम उसका भी इंफॉर्मेशन देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।